हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपने पठन पाठन में पुरजोर तरीके से लगे होंगे। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन तंत्र। ठीक है। तो दोस्त मेरे, प्रजनन क्या है? तो प्रजनन जो है दोस्त मेरे, जीवों का तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि जीवों के अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है। अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है? तो अस्तित्व के लिए प्रजनन जरूरी है। प्रजनन खत्म हो जाएगा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो दोस्त मेरे, चलिए हम लोग प्रजनन की ओर बढ़ते हैं। और प्रजनन में हम लोग आज सीखते हैं कि पहले तो सबसे ज्यादा दो प्रकार के प्रजनन होते हैं, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। पहली बात आपने सीखा, अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है कि जीवों का अस्तित्व बना हुआ रहे, इसके लिए जरूरी है प्रजनन का होना। अब प्रजनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। ध्यान से देखना, अलैंगिक की अगर हम बात करें, इसमें केवल एक ही जनन जनन होता, एक ही जनक होता है, या तो मेल या तो फीमेल, या तो मेल या फीमेल होता है। और इसमें दो जनक होते हैं, मेल मेल और फीमेल, और मेल और फीमेल। ध्यान से देखना, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा अलैंगिक जनन में। अब मेल और फीमेल दोनों होगा लैंगिक जनन। अगर दोनों होगा, इसमें अगर हम आइएगा तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक जो होता है नहीं निर्माण होता है, क्योंकि मेल और फीमेल का मिलेगा तभी युग्मक निर्माण होगा। इसमें या तो मेल या तो फीमेल होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। फिर अगर हम आए इधर, इधर निषेचन नहीं होता है। इधर निषेचन होता है। निषेचन मतलब मेल और फीमेल जब आपस में मिलेगा, अंडा और ओवम, तो निषेचन होता है। तो इधर निषेचन का के कारण युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो दोस्त मेरे, इधर अगर हम बात करें, इसकी विकास की गति तेज होती है। ये जल्दी 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 होता है। और इसमें तो दोस्त मेरे लेट लगता है, धीरे धीरे होता है। देखिए ना, हम ही लोग में लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है तो हम लोग में कितना दिन लग जाता है, महीनों लग जाते हैं। और यहाँ तो तुरंत तुरंत हो जाता है। जैसे आप अमीबा ले लीजिए, पैरामीशियम ले लीजिए, युगलीना ले लीजिए, जो भी गुलाब का डंठल काट के लगा लीजिए, तो ये जल्दी होता है अलैंगिक, और ये धीरे धीरे होता है। कैसे होता है दोस्त मेरे? धीरे धीरे होता है। अब अगर हम बात करें, ये सरल प्रक्रिया है, ये सरल प्रक्रिया है। इसकी बात करोगे, ये जटिल प्रक्रिया है, ये जटिल प्रक्रिया है। ये एकदम सरल है, बस या तो मेल या तो फीमेल में कोई एक भाग लेगा। और इसमें समसूत्री या असूत्री विभाजन होता है, इसमें सम या असूत्री विभाजन होता है, जबकि इसमें जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन विभाजन होता है दोस्त मेरे? अर्धसूत्री। तक क्वेश्चन पूछता है लैंगिक, जो हम लोगों में लैंगिक जनन होता है वो कैसा विभाजन होता है? असूत्री होता है। इसमें इसका एग्जाम्पल में आओगे, इसमें अगर हम एग्जाम्पल में आओगे दोस्त मेरे, तो इसमें देखो, एक मेल या फीमेल, युग्मक नहीं बनता, निषेचन नहीं होता, जल्दी हो जाता है, सरल होता है। समसूत्री और असूत्री विभाजन, इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन आता है? एगो अमीबा ले लीजिए, अमीबा ले लो, युगलीना ले लो, युगलीना ले लो, युगलीना ले लो, पैरामीशियम ले लो, पैरामीशियम ले लो, पैरामीशियम ले लो, उसके बाद पैरामीशियम के बाद राइजोपस ले लो। राइजोपस का नाम सुने हो? राइजोपस वगैरह, इस सब अलैंगिक प्रजनन करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में कौन कौन आता है दोस्त मेरे? मानव आता है, मानव सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। मेढक आता है, जितना जंतु है इस सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पौधा भी आता है, पौधा ले लो, पक्षी ले लो, इस सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब चलो, इसको हम लोग टेबल के फॉर्म में देखते भी हैं। टेबल के फॉर्म में दोस्त मेरे हम लोग इसको देखते भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग टेबल के फॉर्म में इसको देखेंगे भी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग टेबल के फॉर्म में इसको देखेंगे। देखो 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 देखो, केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है अलैंगिक में। लैंगिक में दो जनक, नर व मादा, दोनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आते हैं युग्मक का निर्माण, इसमें नहीं होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है,
इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। संतान जनक के समान होता है, इसमें संतान में विविधता पाई जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लैंगिक जनन में विविधता पाई जाती है। जैसे हम लोगों में विविधता पाई जाती है, लंबू का बेटा छोटू हो जाता है, छोटू का बेटा लंबू हो जाता है, तो लैंगिक में विविधता होता है। लेकिन यहां अगर आओगे तो आम का आमे होगा, आम का लताम नहीं होगा, आम का सेब नहीं हो जाएगा, तो इसमें विविधता नहीं पाई जाती है। संतानें जनक के समान होती है, लेकिन इसमें विविधता पाई जाती है। विकास की गति इसमें तेज होती है, इसमें विकास की गति की अगर हम बात करें, विकास की गति इसमें धीमी होती है। तो देख लो, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, निषेचन नहीं होता, संतान जनक के समान होता, विविधता नहीं पाई जाती, विकास की गति इसमें तेज होती है। इसका ठीक उल्टा होता है किसमें? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में इसका ठीक उल्टा होता है। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें, सरल प्रक्रिया है, लैंगिक जटिल है। ये कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें अधिक ऊर्जा की, समसूत्री असूत्री, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका एग्जाम्पल देख लो, अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, पैरामीशियम, स्पायरोगायरा, राइजोपस, आलू, प्याज, अदरक, केला, ये सब अलैंगिक है। मानव, मेढक, पुष्पी पौधे, पक्षी, तितली, ये सब लैंगिक जनन के उदाहरण हैं। हाँ, अब दोस्त मेरे चलते हैं हम लोग अलैंगिक में, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसके ये प्रकार हैं, ये सब प्रकार हैं। अलैंगिक में विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, बीजाणु जनन और कायिक प्रवर्धन। अब ध्यान से देखिएगा, विखंडन भी दो प्रकार का होता है। विखंडन एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। तो द्विविखंडन में दो भाग में विभाजित होता है। इसका एग्जाम्पल कौन है दोस्त मेरे? अमीबा। अमीबा में द्विविखंडन होता है। क्वेश्चन पूछता है, बताइए अमीबा में कौन सा विखंडन होता है? तो कहेंगे अमीबा में द्विविखंडन होता है। पैरामीशियम, लिस्मेनिया, अमीबा, पैरामीशियम। देखो अमीबा, इसका एग्जांपल हम करते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम जिसको हम चप्पल जंतु के नाम से जानते हैं, चप्पल जंतु कहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, इस सब में लिस्मेनिया, 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 इस सब में दोस्त मेरे द्विविखंडन होता है। लिस्मेनिया की अगर हम बात करें तो इसमें द्विविखंडन होता है। लिस्मेनिया में क्या होता है दोस्त मेरे? द्विविखंडन होता है। अब अगर हम बात करें दोस्त मेरे किसमें, बहुविखंडन। बहुविखंडन मतलब बहुत सारा विखंडन होता है। तो बहुविखंडन किसमें होता है? बहुविखंडन की अगर हम बात करें, बहुविखंडन में बहुत सारा, एक से बहुत सारे विखंडन हो जाते हैं, दैट इज बहुविखंडन। ये होता है प्लाज्मोडियम में। इसका दोस्त मेरे अलग से हम वीडियो भी बना के डाले हुए हैं। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन था, अमीबा में द्विविखंडन, पैरामीशियम में को चप्पल जंतु कहते हैं, और लिस्मेनिया इस सब में द्विविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। उसके बाद आ जाओ तुम खंडन, फ्रेगमेंटेशन, जब काट के आप अलग करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पाइरोगायरा की अगर हम बात करें, जब काट देते हैं टुकड़ों में तब विखंडन होकर नया जीव बनता है, स्पाइरोगायरा। पुनर्जनन की अगर हम बात करें तो पुनर्जनन कहाँ होता है बताओ? पुनर्जनन हाइड्रा में होता है। काट दीजिएगा, फिर से जो भाग को काटिएगा फिर से वो जीव बन जाएगा। हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश। हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया और स्टारफिश। हाइड्रा, प्लेनेरिया और स्टारफिश में दोस्त मेरे पुनर्जनन होता है। मुकुलन तो एकदम वेल नोन है हाइड्रा में। हाइड्रा में दोस्त मेरे मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन की क्रिया, एकदम याद रखना, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन की क्रिया होती है। हाइड्रा और ईस्ट में। बीजाणु जनन की अगर हम बात करें, स्पोर फॉर्मेशन जिसको आप कहते हैं, बीजाणु जनन राइजोपस में, मॉस में, फर्न में। राइजोपस, राइजोपस में, मॉस में, फर्न में, फर्न में, इस सब में दोस्त मेरे बीजाणु जनन की क्रिया होती है। स्पोर फॉर्मेशन, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, उससे हम लोग ये करते हैं। उसके बाद आ जाओ कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन अलग अलग प्रकार का होता है, यानी मेनली कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक जो अपने आप हो जाता है, जैसे जड़ वगैरह से, आलू वगैरह का होता है। कृत्रिम में हम लोग कलम वगैरह काट के लगाते हैं। इसमें आ जाइए, गुलाब हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, ये सब कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल। गुलाब, अंगूर, आम, नींबू, चमेली, स्ट्रॉबेरी, गन्ना। इसमें चमेली ले लो, चमेली ले लो, गन्ना ले लो, गन्ना ले लो, इस सब में दोस्त मेरे कायिक प्रवर्धन होता है। इतना का एग्जाम्पल आप देख लो बढ़िया से, इतने से क्वेश्चंस पूछेगा।
बढ़िया से देख लो, इतने से क्वेश्चन पूछेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। विखंडन में द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन में अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मैनिया, और बहुविखंडन में हो जाएगा प्लाज्मोडियम। इधर आओगे खंडन में स्पाइरोगायरा, पुनर्जनन में हाइड्रा, प्लेनेरिया और स्टारफिश जो काट के फिर से जिंदा होता है। मुकुलन में बर्ड्स निकलता है, मुकुलन में बर्ड्स निकलता है, कली, कली आप कह सकते हैं, हाइड्रा, ईस्ट। बीजाणु जनन में राइजोपस, मॉस और फर्न। कायिक प्रवर्धन में गुलाब, अंगूर, चमेली, गन्ना, ये सब कायिक प्रवर्धन है जो काट के आप लगाते हैं। बीजाणु में स्पोर्स बनता है, मुकुलन में बर्ड्स बनता है, पुनर्जनन में काट के लगाते हैं, खंडन भी खंडित होकर। द्विविखंडन दो भाग में बंटता है, बहुविखंडन में बहुत सारे विखंडन होने के बाद होता है। तो ये एग्जांपल्स यहां से दोस्त मेरे पूछे जाते हैं। इसका स्पेशल वीडियो वन शॉट में डाला हुआ भी है, अगर आपको देखना हो तो आप जरूर उसको एंजॉय कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। अगला 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 वृषण, टेस्टिस का नाम सुने हो? टेस्टिस का नाम सुने हो दोस्त मेरे? टेस्टिस 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 टेस्टिस। ये अब चलते हैं हम लोग लैंगिक की ओर। किधर की ओर चलते हैं दोस्त मेरे? लैंगिक की ओर चलते हैं। टेस्टिस की पहले तो इसकी संख्या की बात करो। इसकी संख्या 2 होती है, और ये मेल में होता है, मेल में होता है, और इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और टेस्टिस की अगर हम बात करें, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा था। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है कौन? टेस्टिस। और ये अंडकोश में रहता है। टेस्टिस की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, ये अंडकोश में रहता है, और अंडकोश में रहता है, और शुक्राणु निर्माण के लिए ये उदर से बाहर होता है। टेस्टिस की अगर हम बात करें, उदर से बाहर होता है, उदर से बाहर होता है टेस्टिस। टेस्टिस उदर से कहां होता है? बाहर होता है। और इसका ताप शरीर के ताप से, शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री कम रहता है। 2 से 3 डिग्री कम रहता है। 2 से 3 डिग्री कम रहता है। इसका ताप शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री कम रहता है। बढ़िया देख लो, टेस्टिस की संख्या 2, मेल में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहीं पर बनता है जो मेल सेक्स हार्मोन है। उदर के बाहर होता है, शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री इसका ताप कम रहता है, और तभी ये स्पर्म बना पाता है। स्पर्म का जो निर्माण करता है शुक्राणुओं का, शुक्राणु का निर्माण ये तभी कर पाता है। इसी आपको क्वेश्चन कहेगा बताइए ये शरीर के बाहर क्यों होता है? तो कहिएगा क्योंकि इसका ताप इसको चाहिए शरीर से 2-3 डिग्री कम, जो शरीर से बाहर रह के ही इसको मिल सकता है। जल्दी से लिख लो, ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा है और ये भी पूछा है, दोनों दोस्त मेरे पूछा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला 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 कहते हैं शुक्र जनन नलिका में पाई जाने वाली प्रमुख कोशिका और उसके कार्य। शुक्र जनन में प्रमुख कोशिका और उसके जो कार्य हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्त मेरे। तो ये कार्य हैं, देखो, एक होता है स्टॉर्ली। शुक्र जनन नलिका में जो शुक्राणु जनन नलिकाएं होती है, उसमें जो कोशिका है उसका कार्य, स्टॉर्ली कोशिका शुक्राणु को पोषण देता है, जर्म कोशिका शुक्राणु का निर्माण करता है, लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि टेस्टिस से ही यही क्वेश्चन पूछता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। अब ध्यान से देखना दोस्त मेरे, अधिवृषण जिसको आप कहते हैं इपीडीडीएमिस, वृषण से जुड़ी कुंडली नली है जिसका प्रमुख कार्य शुक्राणुओं का परिपक्व तथा अस्थायी संग्रह। नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी देख लो। शुक्रवाहिका इसका प्रमुख कार्य है शुक्राणु को अधिवृषण से शुक्राशय तक पहुंचाना। इसका काम है वास डिफरेंस जिसको कहते हैं। यही दोस्त मेरे शुक्राणु को ले जाने का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछता है, शुक्राणु को ले जाने का काम ये करता है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। शुक्राशय इसकी संख्या 1 जोड़ी होती है, या मूत्राशय के पीछे से नहीं पूछेगा। ये हमें काट दिए थे लेकिन फिर भी दे दिया। दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात करें, कौन ग्लैंड की बात करें दोस्तों ने? प्रोस्टेट ग्लैंड। यह वीर्य का 20 से 30% भाग होता है, बनाता है। 20 से 30% प्रोस्टेट ग्लैंड ही बताया। यह मूत्राशय के ठीक नीचे तथा लिंग के ठीक ऊपर होता है। ये पूछता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये मूत्राशय के ठीक नीचे और लिंग के ठीक ऊपर पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाले स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। इसके स्राव नहीं पूछेगा, ये पूछेगा
ये वृद्धावस्था में इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, ये भी नहीं पूछता, लेकिन ये पूछता मूत्राशय के ठीक नीचे और लिंग के ठीक ऊपर स्थित होता है। कॉर्पस ग्लैंड जो है, यह अन्य नाम इसका नहीं पूछेगा, यह प्रोस्टेट के नीचे मूत्रमार्ग के रास्ते में होता है, ये भी नहीं पूछेगा दोस्त मेरे। इधर आ जाओ, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, या मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकालता है, पुरुषों में यही वीर्य का भी मार्ग है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये जो यूरेथ्रा है मूत्रमार्ग, यही पुरुषों में वीर्य और मूत्र दोनों निकलता है यहीं से। ये जो दोस्त मेरे, ये किडनी है आपका, और ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय, और ये वाला जो पार्ट है यहां से, जिसको आप पेनिस कहते हैं रफली, यही आपका मूत्रमार्ग है, ये मूत्रमार्ग है। मूत्रमार्ग से मूत्र भी निकलता है, मूत्र भी निकलता है एंड वीर्य भी निकलता है, मूत्र भी निकलता है और वीर्य भी निकलता है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो यहां से, जो इसमें एक पाइप होता है उसको यूरेथ्रा कहते हैं। किसने बोले तो पेनिस पुरुष का बाह्य जननांग है, जो संभोग के समय स्त्री जनन पथ में वीर्य का निष्कासन का कार्य करता है तथा मूत्र विसर्जन का मार्ग भी प्रदान करता है। ये मेनली तुमको क्वेश्चन ये मूत्र मार्ग से पूछता है, मूत्र मार्ग से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए। वीर्य की अगर हम बात करें, वीर्य एक द्रव है जिसमें शुक्राणु तथा सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव होते हैं। इसका रंग कैसा होता है? दुधिया सफेद होता है। इसका पीएच पूछेगा दोस्त मेरे, इसका अगर पीएच पूछेगा तो याद रखना वीर्य का पीएच होता है 7.3 से 7.5, हल्का क्षारीय होता है। बाकी की कोई खास जरूरत नहीं है। मेनली देखो तुमको क्या पूछेगा, टेस्टोस्टेरोन से निकलता है, टेस्टिस से, एक बात। दूसरा, टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होता है? क्योंकि शरीर का इसका ताप शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन जो आपको पूछेगा, हाँ, यूरेथ्रा जो मूत्रमार्ग है उससे वीर्य और मूत्र दोनों बाहर निकलता है। ये इतने क्वेश्चंस दोस्त मेरे पूछता है। अब आ जाओ, मादा जनन अंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं दोस्त मेरे? मादा जनन अंग की बात करते हैं कि मादा जनन, चलते हैं दोस्त मेरे। मादा जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग, ध्यान से देखना। प्राथमिक जनन अंग, वो पेन देना, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग, ये मामला है दोस्त मेरे। मादा जनन अंग की अगर हम बात करें तो प्राथमिक जनन अंग ये अंडाशय है जहां से अंडा का निर्माण होता है। प्राथमिक जनन अंग की अगर हम बात करें, यह अंडाशय है जहां से अंडा का निर्माण होता है। द्वितीयक जनन अंग की अगर हम बात करें, द्वितीयक जनन अंग ये अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और ग्रीवा है। ये देखो कौन कौन, ये एक फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, उसके बाद गर्भाशय, ये गर्भाशय, और ये कर्विक्स दैट इज ग्रीवा, ये द्वितीयक जनन अंग है। ध्यान से देखना, ये अकेले प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय, बाकी और ये सब द्वितीयक जनन अंग में आते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग अंडाशय, बाकी जो बच गया वो सब द्वितीयक जनन अंग में आते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा दोस्त मेरे कि भैया निषेचन की क्रिया कहां होती है, निषेचन की क्रिया कहां होती है, तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। ट्यूबेक्टोमी में किसको हम लोग काटते हैं? ट्यूबेक्टोमी की अगर हम बात करें, ट्यूबेक्टोमी की अगर हम बात करें, उसमें किसको काटा जाता है? ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। भैया निषेचन की क्रिया कहां होती है? वो भी फैलोपियन ट्यूब में होती है, जिसको आप अंडवाहिनी कहते हैं। और यहां पर प्लांट होता है, प्लांट होता है बच्चा, और यहीं पर यूट्रस में ही विकास भी होता है। गर्भाशय में, गर्भाशय जिसको आप कहते हैं, प्लांट और विकास दोनों गर्भाशय में होता है। यहां यूट्रस में प्लांट और विकास दोनों होता है, कहां? गर्भाशय में। अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब जिसको आप कहते हैं, निषेचन में, ट्यूबेक्टोमी में इसी को काटते हैं। और अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है, अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है। और अंडा जो है वो अस्थिर होता है, अंडा अस्थिर होता है। गतिशील कौन होता है दोस्त मेरे? स्पर्म होता है। गतिशील कौन होता है? स्पर्म जो है वो गतिशील होता है, स्पर्म जो है वो गतिशील होता है। कहेगा बताओ प्लांट कहां होता है? बच्चा प्लांट कहां होता है? गर्भाशय में। कहां पर निषेचन की क्रिया होती है? फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में। अंडा कहां बनता है? अंडाशय में। प्राथमिक जनन अंग कौन है? अंडाशय। द्वितीयक जनन अंग कौन है? अंडवाहिनी, गर्भाशय और ग्रीवा। ये द्वितीयक जनन अंग के उदाहरण हैं। चलो इसके बाद चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
प्लांट होता है गर्भाशय में, निषेचन की क्रिया होती है फलोपियन ट्यूब में। अगला अंडाशय। अंडाशय की अगर हम बात करते हैं दोस्त मेरे, किसकी बात करते हैं? अंडाशय की अगर हम बात करते हैं कि अंडाशय का क्या मामला है, प्राथमिक और द्वितीयक तो समझ गए आप। अंडाशय, मादा में अंडाशय की संख्या देखो, एगो इधर है और एगो इधर है, तो मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है। अंडाशय प्राथमिक जनन अंग है। अंडाशय की अगर हम बात करें, ये प्राथमिक जनन है, प्राथमिक जनन अंग है। प्राथमिक जनन अंग जो है वो अंडाशय है। प्राथमिक जनन अंग की अगर हम बात करें तो वो अंडाशय है। प्राथमिक जनन अंग कौन है दोस्त मेरे? अंडाशय है। अंडाशय में ग्राफियन पुट्टिका होता है, नाम सुने हो? ग्राफियन पुट्टिका जो होता है वो कोशिका में पाया जाता है। अंडाशय के अंदर ग्राफियन पुट्टिका नामक कोशिका पाया जाता है, जो प्रत्येक माह एक अंडा का निर्माण करता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि ग्राफियन पुट्टिका जो है, ग्राफियन पुट्टिका जो है दोस्त मेरे, ये प्रत्येक माह एक अंडा का निर्माण करता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ग्राफियन पुट्टिका जो है ये प्रत्येक माह, ये अंडाशय के अंदर की कोशिका है जो प्रत्येक माह एक अंडे का निर्माण करता है। कितने अंडे का दोस्त मेरे? एक अंडे का निर्माण करता है। और अंडा निर्माण के बाद ग्राफियन पुट्टिका से कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है। जब अंडा का निर्माण होता है, अंडा का निर्माण जो होता है, कहते हैं अंडा निर्माण के बाद ग्राफियन पुट्टिका कार्पस लुटियम में बदल जाता है। अंडा के निर्माण के बाद, अंडा निर्माण के बाद जो है, अंडा निर्माण के बाद जो ग्राफियन पुट्टिका है, ग्राफियन पुट्टिका है, ग्राफियन पुट्टिका है दोस्त मेरे, ये कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है। ये कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है। और अंडाशय, अंडाशय प्राथमिक जनन अंग है। इसके बाद जो बच जाएगा वो द्वितीयक जनन अंग है, वो द्वितीयक जनन अंग है। और अगर हम मादा जनन हार्मोन के रूप में जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण यही होता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का निर्माण यही होता है। एस्ट्रोजन का, वही टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है वो टेस्टिस में, वृषण में उसका निर्माण होता है। वृषण में, टेस्टिस में उसका निर्माण होता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण भी, प्रोजेस्टेरोन का मादा जनन हार्मोन के रूप में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण भी यही होता है। ये प्राथमिक जनन अंग है। एस्ट्रोजन प्राथमिक मादा जनन हार्मोन है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे स्तन का विकास, अंडाशय की वृद्धि, मासिक चक्र, इस सब के लिए इसका योनि का विकास। और प्रोजेस्टेरोन जो है स्त्रियों के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। ये जो है प्रोजेस्टेरोन, ये इसका काम है गर्भधारण के लिए तैयार करना, गर्भधारण के लिए तैयार करना, गर्भधारण के लिए तैयार करना। अब बच गया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें, एस्ट्रोजन का क्या काम है दोस्त मेरे? एस्ट्रोजन एक, एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन का काम क्या है? इसका काम है स्तन का विकास। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। किसका दोस्त मेरे? ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, लैंगिक लक्षण का विकास करता है। जिसमें कौन कौन आता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण में कौन कौन आता है? स्तन का विकास, अंडाशय की वृद्धि, मासिक चक्र का नियमन, योनि का विकास, अंडाशय की वृद्धि, अंडाशय, योनि, इस सब की वृद्धि, मासिक चक्र, मासिक चक्र, इस सब के लिए ये जिम्मेवार होता है। मासिक चक्र इस सब के लिए ये जिम्मेवार होता है। तो देख लो दोस्त मेरे, संख्या 2 होती है प्राथमिक जनन अंग। ग्राफियन पुट्टिका में एक अंडा, इसकी कोशिका को ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं। एक अंडा का निर्माण होता है। अंडा निर्माण के बाद ग्राफियन पुट्टिका जो है कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है। इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। गर्भधारण के लिए तैयार करता है प्रोजेस्टेरोन। गर्भधारण के लिए तैयार कौन करता है भैया? प्रोजेस्टेरोन। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे अंडाशय, योनि, मासिक चक्र, इस सब के लिए का विकास जो है कौन करता है? एस्ट्रोजन। और टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन है जो टेस्टिस से निकलता है। अंडों की संख्या कितनी होती है दोस्त मेरे? एक। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
द नेक्स्ट वन इज अंडवाहिनी। ये इसको कहते हैं फलोपियन ट्यूब। जो आप ये वाला ट्यूब देख रहे हो इसी को हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी, दैट इज फलोपियन ट्यूब। ये पूरा का पूरा फलोपियन ट्यूब है। फलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो फलोपियन ट्यूब में इसकी संख्या कितनी जोड़ी है? 2 होती है। इसकी संख्या की अगर हम बात करें, फलोपियन ट्यूब की संख्या की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 2 होती है, एक इधर और एक इधर। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। निषेचन जो होता है यह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। ध्यान से देखना, ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, अंडाशय है, और ये दोस्त मेरे गर्भाशय है, ये गर्भाशय है। ये अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ता है। ये क्या करता है दोस्त मेरे? अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ता है। अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ता है। अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ता है। ये अंडाशय से गर्भाशय को क्या करता है? जोड़ता है। निषेचन की क्रिया यही होती है। निषेचन की क्रिया कहेगा कहां होता है दोस्त मेरे? यही होता है फलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में निषेचन होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में निषेचन होता है। किस भाग में निषेचन होता है? अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में निषेचन होता है। अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में निषेचन की क्रिया होती है। अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में निषेचन की क्रिया होती है। इसकी संख्या कितनी है? 2। अंडाशय से गर्भाशय, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम यही करता है। यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। इसका जो अंडवाहिनी के 3 भाग है, फिम्ब्री, एम्पुला और इस्थमस। लेकिन दोस्त मेरे एम्पुला जो है इसी भाग में निषेचन होता है। तो यही क्वेश्चन एक पूछता है। अगला 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 आ जाओ, गर्भाशय। हा, गर्भाशय बोले तो यूट्रस, गर्भाशय बोले तो यूटेरस। यूट्रस आप कहते हैं गर्भाशय को। अब गर्भाशय का क्या मामला है, गौर फरमाइएगा। एकदम दोस्त मेरे रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। स्त्री जनन का ये भाग है। कौन? गर्भाशय। ये गर्भाशय, ये स्त्री जनन का भाग है। यहां भ्रूण का विकास होता है, यहां भ्रूण का विकास होता है। और यहीं पर भ्रूण जो है वो प्लांट भी होता है। यहीं पर निषेचन के बाद भ्रूण यहां पर क्या होता है? प्लांट होता है। निषेचन के बाद यहां पर भ्रूण क्या होता है दोस्त मेरे? प्लांट होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है दोस्त मेरे कि कुंवारी कन्याओं में जो है वेजिना के मुख पर पतली झिल्ली के समान पर्दा होता है जिसे हाइमेन कहते हैं। लैंगिक संपर्क, शारीरिक परिश्रम अथवा व्यायाम से यह झिल्ली टूट जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसके मुख पर जो है एक झिल्ली होता है जिसको हाइमेन कहते हैं। वो लैंगिक संपर्क में आने से, शारीरिक परिश्रम करने से, व्यायाम करने से वो झिल्ली टूट जाता है। अब प्रजनन के दोस्त मेरे अलग अलग चरण हैं, अलग अलग। जैसे ये पहले तो युग्मक जनन है, फिर वीर्य रोपण है, निषेचन है, फिर युग्मनज का निर्माण है, आरोपण है, फिर गर्भकाल है। बट उसमें से हम लोग कुछ चीजों को पढ़ेंगे। गर्भाशय का जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास और ये प्लांट यहीं पर होता है। प्लासेंटा, देखो ये वाला प्लासेंटा है। अम्बिलिकल कोड जो है ये कोड है, ये अम्बिलिकल कोड है, अम्बिलिकल कोड ये वाला है, ये प्लासेंटा है। प्लासेंटा का मेनली काम क्या है दोस्त मेरे? प्लासेंटा का काम है भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना और अपशिष्ट पदार्थों को निकाल बाहर करना। ये प्लासेंटा का काम होता है। प्लासेंटा का काम क्या है? प्लासेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था में माता और भ्रूण के बीच पोषण, श्वसन, उत्सर्जन 3 काम करता है। ये अगर हम इसकी बात करें दोस्त मेरे तो ये अस्थायी अंग है, अस्थायी अंग है, अस्थायी अंग है, परमानेंट नहीं रहता है। इसका काम क्या क्या है? एक तो दोस्त मेरे पोषण में मदद करता है, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन तीनों करता है। पोषण भी करता है, श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है।
अगर इसकी बात करें हम दोस्त मेरे, ये खाली पोषण नहीं करता है, पोषण भी करता है, भ्रूण को पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है। और अम्बिलिकल कोड जो, जिसको आप गर्भनाल कहते हैं, देखो ये प्लासेंटा अलग है जिसको अपरा कहते हैं, ध्यान से देखो, ये जो मामला है दोस्त मेरे, इसको प्लासेंटा या अपरा कहते हैं। और ये वाला जो आप कोड देख रहे हो, इस कोड को गर्भनाल कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। कौन नाल कहते हैं दोस्त मेरे? गर्भनाल कहते हैं। जन्म के बाद जो है ना, इसको काट देते हैं, जन्म के बाद इसको काट दिया जाता है और यही नाभि का रूप ले लेता है। यही किसका, ये जो है यही नाभि का रूप ले लेता है, यही दोस्त मेरे नाभि का रूप ले लेता है। यही किसका रूप ले लेता है? नाभि का रूप ले लेता है। तो कहते हैं ये अस्थायी अंग है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तीनों के लिए जिम्मेवार होता है। अब आते हैं दोस्त मेरे अंडाशय। अंडाशय का काम क्या है? अंडाशय अंडा का निर्माण करता है, तो मादा युग्मक का निर्माण कौन करता है? अंडाशय। प्रिसन टेस्टिस, ये नर युग्मक में, नर में होता है, नर युग्मक का निर्माण करता है। अंडवाहिनी, जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। गर्भाशय में अंतररोपण और विकास दोनों होता है, गर्भ का विकास भी यही होता है, गर्भ का विकास भी यही होता है। गर्भनाल भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। और दोस्त मेरे, गर्भनाल जो होता है ये भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है? भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। ये क्वेश्चंस कभी कभार टिक मारने के लिए आ जाता है। अंडाशय मादा युग्मक, टेस्टिस नर युग्मक, अंडवाहिनी निषेचन, गर्भाशय में अंतररोपण होता है निषेचन के बाद, और फिर उसका विकास होता है। गर्भनाल हो गया, भ्रूण को पोषण देता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये अभी हम पढ़ा दिए आपको। इसके बाद आता है मासिक चक्र। मासिक चक्र की अगर हम बात करें, देख लो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको आप कहते हैं, स्त्री के शरीर होने वाला ये प्राकृतिक परिवर्तन है। इसकी अगर हम बात करें, स्त्रियों में पाया जाता है और प्राकृतिक है, ये कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, ये स्त्रियों के शरीर में पाया जाता है, प्राकृतिक है। कैसा है दोस्त मेरे? प्राकृतिक है। और कहेगा ये कितने दिनों में होता है? 28 दिन में, 28 दिन का ये चक्र होता है। और किसी किसी में 30 दिन का भी होता है। हर महीने अंडाशय से एक अंडाणु निकलता तथा गर्भाशय के भीतरी परत पर ये प्लांट होने की के जगह या तो प्लांट होता है या निकल जाता है। फिर अगर हम बात करें इसकी मासिक धर्म की, ये इसमें 1 से 5 दिनों तक ये ब्लीडिंग होता है। उसके बाद अगर आप 12 से 16वें दिनों में इंटरकोर्स करते हैं तो यहाँ फर्टिलाइजेशन की मैक्सिमम संभावना है, क्योंकि इस जगह पर अंडा का निर्माण हो जाता है। तो फिर नहीं अगर हुआ फर्टिलाइजेशन तो ये फिर टूट के योनि से बाहर निकल जाता है। चलो दोस्त मेरे, तो ये स्त्री में होता है। और कितने दिनों का होता है दोस्त मेरे? 28 दिनों का होता है। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण से दोस्त मेरे क्वेश्चंस पूछता है। लिंग निर्धारण की अगर हम बात करें तो लिंग निर्धारण आपको पता होगा कि अगर लिंग अगर निर्धारण की बात करें तो उसमें किसका योगदान होता है, ये बहुत बढ़िया से आपको पता है। बच्चे के लिंग निर्धारण में सबसे पहले पिता का योगदान होता है। पिता का योगदान होता है, उसमें माता का कोई योगदान नहीं होता। अगर XX है तो ये फीमेल है, XX है तो ये फीमेल है। और अगर XY है तो इसको हम लोग मेल कहते हैं। अगर XY है तो मेल कहते हैं, XY है तो क्या कहते हैं दोस्त मेरे? मेल कहते हैं। लिंग गुणसूत्र को एलोसोम के नाम से जानते हैं, लिंग गुणसूत्र को एलोसोम के नाम से जानते हैं। आप कभी कभी क्वेश्चन एक पूछता है, कछुआ, मगरमच्छ तथा बहुत सारे सरीसृप जो होते हैं वो अंडे के विकास के समय तापमान पर उसका लिंग निर्धारण करता है। किसका किसका? देखो, कछुआ क्वेश्चन पूछता है दोस्त मेरे, कछुआ नाम सुने हो? कछुआ, मगरमच्छ और बहुत सारे सरीसृप। कछुआ, मगरमच्छ और बहुत सारा सरीसृप जो होता है, खास करके घोंघा वगैरह की अगर हम बात करें, घोंघा वगैरह की बात करें तो इसका लिंग निर्धारण जो है, लिंग निर्धारण तापमान पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछता है, लिंग निर्धारण जो है वो ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। सरीसृप, घोंघा, ये सबका लिंग निर्धारण ताप पर निर्भर करता है।
जल्दी से देख लो। कहते हैं पिता का योगदान होता है, एक्स एक्स होगा तो फीमेल, एक्स वाई होगा तो मेल। कछुआ, मगरमच्छ, सरीसृप, घोंघा, इस सब का लिंग निर्धारण ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। जैसे भ्रूण का लिंग अंडे के विकास के समय जो ताप होता है उस पर निर्भर करता है, अंडे के विकास के समय जो ताप होता है दोस्त मेरे उस पर निर्भर करता है। एक्स एक्स होगा तो फीमेल, एक्स वाई होगा तो मेल। जल्दी से हम हट जाते हैं दोस्त मेरे ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले सको। अब एक टॉपिक और जो हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझना। कहते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना दोस्त मेरे, कि एक होता है अंडज, वे जीव जो अंडे, ओविपोरस, ओविपेरस का नाम सुने हो? अंडज, अंडज जो अंडा दे, जो अंडा देगा, जो अंडा दे उसे अंडज के नाम से जानते हैं, जो अंडा दे उसे अंडज के नाम से जानते हैं। जैसे पक्षी, मछली, मेढक, पक्षी, पक्षी, मछली, मेढक, पक्षी हो गया, मछली हो गया। एकदम दोस्त मेरे बड़ा पेशेंस से पढ़ना होगा अगर जीवन में कुछ करना है तो। सरीसृप भी आता है इसमें। उसके बाद जरायुज, वे जीव जो सीधे बच्चा दे, जरायुज जिसको आप कहते हैं जरायुज। ई हो गया ओविपेरस, ई हो गया वीविपेरस, वीविपेरस। ई हो गया दोस्त मेरे ओविपेरस, ओविपेरस और वीविपेरस। ओविपेरस जगह का दिक्कत है, सुन लो। अंडज बोले तो ओविपेरस, वीविपेरस जो बच्चा देता है, जिसमें मनुष्य भी आ जाता है, जो बच्चा दे उसे वीविपेरस के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन आता? मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली। मनुष्य, मनुष्य, गाय, कुत्ता, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, ये सब आता है जरायुज में। जरायुज में दोस्त मेरे आता है। आज जिसका ये शिशु का विकास थैली में होता है, नाम सुने हो? कंगारू, कुआल, ओपासम, इस सब का, कंगारू खास करके जिसके स्तनधारी होते हैं, जिसके शिशु का विकास थैली में होता है, उसको मार्सुपियल के नाम से जानते हैं, मार्सुपियल के नाम से जानते हैं, मार्सुपियल के नाम से जानते हैं। और ये थैली में इसका बच्चा का विकास होता है, और इसका एग्जाम्पल है कंगारू। उसके बाद आता है एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल। एक लिंगी उसे कहते हैं जिसमें एक मेल या फीमेल, नर या मादा, जीवों में नर और मादा अलग अलग अगर है, नर और मादा, नर और मादा अगर अलग है, नर और मादा अगर अलग है तो उसको एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य, मेढक, पपीता। मनुष्य ले लो, मेढक ले लो, पपीता। पपीता में भी दोस्त मेरे नर और मादा होता है। देखना, एगो फलेगा एगो नहीं फलेगा। एक होता है द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी, द्विलिंगी में कौन कौन आता है दोस्त मेरे? जीव में नर और मादा दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं, नर एंड मादा एक ही जीव में पाया जाएगा, एक ही जीव में पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं द्विलिंगी। एक एग्जांपल है केचुआ, जोक, गुड़हल। केचुआ, जोक, गुड़हल, केचुआ, जोक, गुड़हल। अब देख लो, अंडज, ओविपेरस। ओविपेरस होता है वे जीव जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं, पक्षी, मछली, मेढक, सरीसृप। जरायुज, वीविपेरस जो सीधा बच्चा देता है, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली। उसके बाद आता है दोस्त मेरे मार्सुपियल। मार्सुपियल की अगर हम बात करें, ये शिशु का विकास इन स्तनधारियों में थैली में होता है, जैसे कंगारू। एक लिंगी जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, जैसे हम लोगों में, मनुष्य में नर और मादा अलग अलग, मनुष्य, मेढक, पपीता। द्विलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं, केचुआ, जोक, गुड़हल। इस समय नर और मादा एक ही जीव में पाए जाते हैं। जल्दी से लिख लो दोस्त मेरे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक विधियां देखो, अस्थाई विधि और अस्थाई विधि। अस्थाई विधि, अस्थाई विधि में आता है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब तो फेलोपियन ट्यूब महिलाओं में होता है, तो महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी पुरुषों में नसबंदी होता है।
पुरुषों में नसबंदी वेसेक्टोमी, ट्यूब जो होता है वो महिलाओं में नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। आपको कहेगा ये अस्थाई विधि है, मतलब अगर आप बाल बच्चा एकदम जितना होना चाहिए उतना हो गया है, अस्थाई विधि अपनाइए वेसेक्टोमी पुरुष नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी के लिए यूज करते हैं, महिला नसबंदी के लिए यूज करते हैं। जल्दी से लिखो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। अस्थाई विधि, ये तो अस्थाई हो गया दोनों कि भैया ट्यूब ही काट दो, तो ये अस्थाई विधि हो गया। उसके बाद आ जाओ ये ध्यान से देखना। एक प्राकृतिक विधि है, नेचुरल मेथड, आवधिक संयम, बाह्य स्खलन और स्तन इसको तो छोड़ दो। बाह्य स्खलन प्राकृतिक विधि है, मतलब लास्ट समय पर जब वीर्य निकल रहा हो तो आप पेनिस को योनि से बाहर निकाल लेते हैं और बाहर में स्पर्म को निकाल देते हैं, यह प्राकृतिक विधि है। उसके बाद है अवशोधन विधि, अवरोधन विधि, अवरोधन विधि। अवरोधन विधि की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, अवरोधन विधि की अगर हम बात करें, कौन विधि की बात करें, अवरोधन विधि की बात करें। अवरोध विधि में कॉन्डोम, डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा की टोपी आता है। आईयूडी मेथड में कॉपर टी, कॉपर 7, लिपचेस लूप आता है, और खाने वाली गोली में माला डी, माला एन, सहेली, अनवांटेड 72। सबसे खराब यही है, ये हार्मोनल चेंज ला देता है। सबसे खराब है ये हार्मोनल चेंज जो है ये ला देता है, हार्मोनल चेंज ये ला देता है, हार्मोनल चेंज ये ला देता है। सबसे खराब विधि यही है। ये सारी दोस्त मेरे विधियां हैं, अलग 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 ये विधियां हैं। उसकी में अगर ट्यूबेक्टोमी होता है महिलाओं में, वेसेक्टोमी होता है पुरुषों में। ट्यूबेक्टोमी होता है महिलाओं में और वेसेक्टोमी होता है दोस्त मेरे पुरुषों में। अगला 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 इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं दोस्त मेरे लड़कों में होने वाला परिवर्तन। लड़कों में होने वाला, जब जवान होने के बाद लड़कों में क्या परिवर्तन होता है, लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो पहले लड़कों में जो परिवर्तन होता है, वृषण एवं लिंग का विकास हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय और गर्भाशय का विकास हो जाता है। इधर आओगे शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, यहां अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। दाढ़ी मूछ, शरीर पर बाल आ जाता है लड़कों में। लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। आवाज भारी होने लगता है, इसमें स्तन ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, स्तन ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है लड़कियों में। और कंधे चौड़े होने लगते हैं, इसमें कुल्हे का चौड़ा होने लगता है, कुल्हा चौड़ा होने लगता है। ये मामला देखो। पुरुष में विषण और लिंग का विकास, शुक्राणु का निर्माण, दाढ़ी मूछ तथा शरीर पर बाल आना, आवाज भारी होना, कंधा चौड़ा होना। इसके जगह पर इसमें अंडाशय गर्भाशय का विकास, अंडाणु का निर्माण प्रारंभ, मासिक धर्म की शुरुआत होना, स्तन ग्रंथि में वृद्धि होना, कुल्हों के का चौड़ा होना। कुल्हों का क्या होना, चौड़ा होना। कुल्हों का क्या होना दोस्त मेरे, चौड़ा होना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुल्हों का क्या होना, चौड़ा होना। चलते हैं दोस्त मेरे हम लोग आगे, और आगे दोस्त ध्यान से देखो, ये हो गया आपका खत्म। हम लोग चलते हैं आगे। पाचन तंत्र जो आपका एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टॉपिक नेम इज पाचन तंत्र। कौन तंत्र दोस्त मेरे, पाचन तंत्र। ध्यान से देखना, पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र में क्या होता है। पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो एकदम सिंपल है। जटिल से जटिल जो हम लोग खाना खाते हैं उसको चबा के सरल में तोड़ना, सरल में चबा लेते हैं तो सरल में टूट जाता है, यही पाचन है। और ये क्रिया कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। पाचन जो होता है वो कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। जटिल का सरल में टूटना, जटिल का सरल में टूटना क्या कहलाता है दोस्त मेरे, पाचन कहलाता है। जटिल का सरल में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जैसे आप ले लीजिए कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट जटिल है, ग्लूकोज सरल है। प्रोटीन वसीय अम्ल में टूटता है, फैट जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। ये सरल का जटिल का सरल में
टूटना। अब कहेगा किसका पाचन नहीं होता है, तो विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है। विटामिन एंड खनिज का पाचन नहीं होता, का पाचन नहीं होता। विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है। विटामिन और खनिज का पाचन दोस्त मेरे नहीं होता है, ये पचा हुआ ही होता है। यानी अब इसका सीधा अवशोषण होता है विटामिन और खनिज का, क्योंकि एकदम सूक्ष्म रूप में ये पाए जाते हैं, ऑलरेडी टूटे हुए होते हैं। अब मनुष्य के पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो आहार नाल होता है, दूसरा पाचन ग्रंथियां होती है। एक आहार नाल होता है, दूसरा पाचन ग्रंथियां होती है। पाचन जटिल से सरल में तोड़ना, और किसका पाचन नहीं होता है, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे 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 बढ़ते हैं। पाचन तंत्र में दो चीजें होती है, एक आहार नाल। देखो पाचन तंत्र में दो चीजें होती है, एकदम आराम से देखना। पाचन तंत्र में दो चीजें होती है, एक आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पाचन ग्रंथि। एक आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथि। अब इसमें आओगे दोस्त मेरे, तो आहार नाल में कौन कौन होता है, आहार नाल में कौन कौन होता है, और पाचन ग्रंथि में कौन कौन होता है। अब ध्यान से देखो, आहार नाल में आता है मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। यही ऑर्डर भी होता है भोजन के जाने का, पहले बकल कैविटी में, फिर ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा। और यहां आता है पाचन ग्रंथि में आता है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। अब इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जाती है वो ध्यान से देखिएगा। माउथ कैविटी में पाचन शुरू होता है, यहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। माउथ कैविटी में पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। और क्रमा कुंचन विधि द्वारा, क्रमा कुंचन विधि द्वारा जो है भोजन नीचे जाता है। अमाशय का आकार जे के आकार का है, और अमाशय की अगर हम बात करें, इसमें HCl का स्राव होता है, एकमात्र अम्ल जो अमाशय से निकलता है HCl। छोटी आंत में पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। पाचन एंड अवशोषण दोनों होता है कहां, छोटी आंत में। अब बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो यहाँ पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो यहाँ पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। गुदा एनस तो एनस हो गया। इधर आ जाओ, लार ग्रंथि से सेलेवरी ग्लैंड कहते हैं इसको। जठर ग्रंथि, ये इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यकृत में सबसे अधिक रीजनरेशन होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। सबसे अधिक रीजनरेशन का काम कहां होता है, रीजनरेशन सबसे अधिक कोशिका विभाजन यकृत में होता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहां होता है दोस्तों मेरे, यकृत में होता है। माउथ कैविटी में पाचन शुरू हो जाता है। ग्रास नली पाचन नहीं होता है, क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन का अवशोषण नीचे जाता है। अमाशय जे आकार का एकमात्र अम्ल जो अमाशय में निकलता है HCl। छोटी आंत पाचन अवशोषण दोनों करता है, बड़ी आंत पानी का अवशोषण करता है, एनस से फिर बाहर निकल जाता है। अब एक एक करके दोस्त मेरे हम लोग इसको पढ़ेंगे, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कहते हैं ये ऑर्डर है, ध्यान से देखिएगा। एकदम आराम से। माउथ कैविटी मुख गुहा से ये आता है इसोफेगस होते हुए, माउथ गुहा से इसोफेगस होते हुए, ध्यान से देखना। देखो पहले माउथ कैविटी में मुख से आता है। मुख से आता है कहां पर दोस्त मेरे, ये आ जाता है इसोफेगस में। इसोफेगस से कहां आ जाता है, इसोफेगस से आ जाएगा दोस्त मेरे इधर अमाशय में। अमाशय से आ जाएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत से आ जाएगा बड़ी आंत में, फिर बाहर आ जाएगा। ये जो अपेंडिक्स देख रहे हो आप, इसे अवशेषी अंग कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है, अवशेषी अंग कहते हैं अपेंडिक्स को, अवशेषी अंग कहते हैं अपेंडिक्स को। गोल ब्लैडर, ये पित्ताशय की थैली है। लीवर, इससे पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहेगा, पित्त का निर्माण कहेगा दोस्त मेरे, तो कहाँ होता है, पित्ताशय लीवर में। और पित्ताशय में पित्त जमा होता है। यहाँ तो फिर इसोफेगस, स्टोमक, ये सब बता दिए। पेनक्रियास अग्नाशय के बीटा सेल से,
इसके बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन निकलता है। अवशेषी अंग हो गया कौन? अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग हो गया। ये कान का फ्लैप जो है ये भी अवशेषी अंग में आता है। अब चलते हैं दोस्त मेरे आगे 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 आगे। क्या कहता है? कहता मुख गुहा। ये है बकल कैविटी, ये है बकल कैविटी जिसको आप मुख गुहा के नाम से जानते हैं। पाचन यहां से शुरू होता है। पाचन शुरू कहां से होता है दोस्त मेरे? पाचन शुरू होता है मुख गुहा से। पाचन शुरू होता है बकल कैविटी से। किसका पाचन? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो यहीं से होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से होता है? माउथ कैविटी से होता है। और इसके अंतर्गत ही आता है दांत, जीभ और लार ग्रंथि। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? दांत आता है, जीभ आता है, दांत आता है, जीभ आता है और लार ग्रंथि आता है। लार, दांत, जीभ और लार ग्रंथि जो है इसी के अंतर्गत आता है। पाचन शुरू होता है कहां से? मुख गुहा से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यही होता है। दांत, जीभ और लार ग्रंथियां यही होती है। अब आ जाओ दांत में। किसमें दोस्त मेरे? दांत में। दांत का क्या मामला है? ध्यान से देखना। दांत के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी बोले तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत बना किसका होता है दोस्त मेरे? कैल्शियम फॉस्फेट का, CA3PO4 हॉल 2 का। दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हाथी का जो निकला हुआ दांत देखे हो उसको टस्क कहते हैं। हाथी का जो निकला हुआ दांत है, हाथी का जो निकला हुआ दांत है, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी उसको क्या कहते हैं? गजदंत। गजदंत कहते हैं, गजदंत। लेकिन ये नहीं देता है, दे देता है टस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टस्क कहते हैं। निकला हुआ दांत क्या कहलाता है? टस्क कहलाता है। जो इंसीजर है सिर्फ मेल हाथी में पाया जाता है। ये जो है गजदंत जो है ये केवल मेल हाथी में पाया जाता है। इंसीजर के नाम से जानते हैं। सांप के विषैले दांत को क्या कहते हैं हम लोग? फैंग्स कहते हैं। सांप का जो विषैला दांत है, सांप का विषैला दांत जो है, सांप के विषैले दांत को फैंग्स के नाम से जानते हैं। सांप के विषैले दांत को किस नाम से जानते हैं? फैंग्स के नाम से जानते हैं। सांप के विषैले दांत को किसके नाम से जानते हैं दोस्तों ने? फैंग्स के नाम से जानते हैं। दांत में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस होता है और इनामेल, फ्लोरीन दांतों के इनामेल को मजबूत भी करता है। पक्षियों की चोंच जो होता है वो दांत का ही रूपांतरित भाग है। क्वेश्चन पूछता है, आप कहेगा कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा जीव है? आर्कियोप्टेरिक्स का नाम सुने हो? आर्कियोप्टेरिक्स प्राचीन पक्षी है जिसमें दांत पाए जाते थे। प्राचीन पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स जिसमें दांत पाए जाते हैं। दांत के बाहरी बनावट के आधार पर जो है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। दांत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ओडोंटोलॉजी कहेगा ऐसा कौन सा पक्षी है जिसमें, प्राचीन पक्षी है जिसमें दांत पाए जाते थे? आर्कियोप्टेरिक्स। पक्षी का चोंच किसका रूपांतरण है? दांत का। पक्षी का चोंच किसका रूपांतरण है? दांत का। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पियरे फॉचर्ड जो है आधुनिक दंत चिकित्सक माने जाते हैं। कहेगा आधुनिक दंत चिकित्सक कौन है? पियरे फॉचर्ड। दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। दांत किसका बना होता है दोस्त मेरे? कैल्शियम फॉस्फेट का। पक्षियों का जो चोंच है वो किसका बना होता है? किसका रूपांतरण है? दांत का। दांत के जबड़े के निकलने के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन। एक बार दंती जो एक बार आता है, सिर्फ एक बार निकलता है। मनुष्य में 12 होता है ये अस्थाई दांत। द्विबार दंती यह दांत पूरे जीवन काल में 2 बार आता है। मनुष्य में मिल्क टीथ 20 होता है। बहुबार दंती यह दांतें बार बार निकलती है स्तनधारियों को छोड़कर सभी जीवों में। स्तनधारियों को छोड़कर सभी जीवों में। एक बार दंती सिर्फ एक बार निकलता है। मनुष्य में 12 होता है। द्विबार दंती यह दांतें पूरे जीवन काल में 2 बार निकलती हैं। मिल्क टीथ 20। बहुबार दंती यह दांतें बार बार निकलती है। स्तनधारियों को छोड़कर सभी जीवों में होता है। स्तनधारी में हम लोगों में बहुबार दंती होता है, बार बार निकलता है। मिल्क टीथ की संख्या पूछेगा क्वेश्चन में, कितना? 20। मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है। अब दांतों के प्रकार, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अग्रचवर्णक और चवर्णक ध्यान से देखना।
एक होता है कृंतक, इसकी संख्या 8 है, नीचे 4, नीचे वाले भाग में 4, ऊपर वाले भाग में 4, इसका काम है काटना। रदनक 1 गुना 4, चीड़ना, अग्रचवर्णक 8, चवर्णक 12, और दोस्त मेरे कुल संख्या कितनी होती है? 32। कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ये एकदम देख लेना एक बार इसको जरूर। जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त मेरे। फिर आ जाओ 5 साल से कम उम्र के बच्चों के दांतों की संख्या 20। प्री मोलर नहीं होता है, इसीलिए जो बच्चे होते हैं दोस्त मेरे, जो बच्चे होते हैं उसमें प्री मोलर, 5 साल से कम बच्चे जो होते हैं उम्र के बच्चे, उसमें प्री मोलर नहीं होता है। ध्यान से देखना, ये प्री मोलर जो होता है, किधर गया प्री मोलर? अग्र चवर्णक, ये उसमें एब्सेंट होता है। अग्र चवर्णक जो चबाने का काम करता है वो इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए बच्चा सबको देखना एकदम मथ के जो है खाना खिलाया जाता है, मथ के उसको खाना खिलाया जाता है। किसको? बच्चा सबको, क्योंकि उसमें अग्र चवर्णक जो चबाने वाला हिस्सा होता है वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। 5 साल से कम उम्र में 20 दांतें होती है। किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना? 52 दांतें होती आती है। और सबसे मजबूत हड्डी मांसपेशी, वो मांसपेशी कौन? जबड़ा। और दांतों का सड़न शुरू होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। अब वही दे देगा अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा भी 5 से कम होगा, लेकिन ये 5.6 से कम होता है। ये ध्यान रखना, मुंह में सड़न 5.5 से कम, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम, दोनों ऑप्शन पूछता है। 5.6 से कम, दांतों में सड़न होता है 5.5 से कम, अम्लीय वर्षा होता है 5.6 से कम, 7 से कम तो होबे करेगा। इनामेल होता है क्षारीय, इनामेल भी होता है क्षारीय, टूथपेस्ट भी होता है क्षारीय। अगर तब ना मुख को उदासीन करता है। टूथपेस्ट भी होता है क्षारीय, टूथपेस्ट भी होता है दोस्त मेरे क्षारीय, टूथपेस्ट भी क्या होता है? क्षारीय होता है। देख लो, इनामेल होता है क्षारीय, दांतों का सड़न शुरू होता है जब मुख का पीएच 5.5 से कम होता है। सबसे मजबूत हड्डी होता है जबड़े की हड्डी। मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52, किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28, 5 साल से कम उम्र में बच्चों के में दांतों की संख्या 20। इनामेल होता है क्षारीय, टूथपेस्ट होता है क्षारीय, मुख में सड़न होता है अम्लीयता के कारण, जठर रस भी अम्लीय होता है। जठर रस की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, वो भी अम्लीय होता है। जीव, 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 जीव नाम सुने हो? जीव जो होता है किसके लिए जिम्मेवार होता है? जीव की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, जीव का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव के अध्ययन को कहते हैं ग्लोटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? इसके अध्ययन को कहते हैं ग्लोटोलॉजी। ग्लोटोलॉजी के नाम से जानते हैं। जीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? ग्लोटोलॉजी। जीव क्या है? मांसल संरचना है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ये किस हड्डी से जुड़ा होता है? हायोइड हड्डी से जुड़ा होता है, HYOID, HYOID, हायोइड बोन से जुड़ा हुआ होता है जीव। जीव जो जुड़ा हुआ होता है कौन बोन से? हायोइड बोन से जुड़ा हुआ होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जीव में जो छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है वो क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती है। स्वाद कलिका होता है, टेस्ट बर्ड्स कहते हैं इसको। स्वाद कलिका को हम लोग टेस्ट बर्ड्स के नाम से जानते हैं, जिसके कारण स्वाद मिलता है। टेस्ट बर्ड्स होता है जिसके कारण क्या मिलता है? स्वाद मिलता है। जीव जो है रस संवेदी अभिग्राहक है, क्योंकि ये स्वाद लेता है। घ्राण होता है, घ्राण मतलब सूंघना, उसके लिए नाक होता है। रस संवेदी अभिग्राहक है क्योंकि भैया ये स्वाद देता है। रस संवेदी अभिग्राहक है क्योंकि ये क्या देता है? स्वाद देता है। घ्राण संवेदी अभिग्राहक गंध के लिए। घ्राण संवेदी अभिग्राहक किसके लिए? गंध के लिए। जीव क्या है? रस संवेदी। जीव जो है वो रस संवेदी है। ध्यान रखिएगा, सबसे ये वाला जो हिस्सा है, जीव का जो ये वाला हिस्सा है दोस्त मेरे, जीव का जो ये वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है सबसे पीछे वाला, ये तीखापन को दर्शाता है। तीखापन को दर्शाता है। जो सबसे आगे वाला हिस्सा है ये वाला, ये मीठापन को दर्शाता है। मीठापन को दर्शाता है। और बाकी जो होता है, जो सबसे बीच वाला हिस्सा है, ये स्वादहीन होता है।
ये दोस्त मेरे जो बीच वाला हिस्सा होता है ये स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है। ये बीच वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, स्वादहीन होता है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या होता है दोस्त मेरे, स्वादहीन होता है। और साइड वाला में एक ऊपर वाला ये वाला हिस्सा खट्टा, ये वाला हिस्सा खट्टा होता है। और ये वाला जो हिस्सा है ये नमकीन होता है। ये वाला जो हिस्सा है दोस्त मेरे ये नमकीन होता है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये नमकीन होता है। बढ़िया से देख लो, कहते हैं सबसे आगे वाला हिस्सा मीठा, सबसे पीछे वाला हिस्सा तीखा, ये बीच वाला हिस्सा स्वादहीन होता है और इधर वाला खट्टा और नीचे वाला नमकीन होता है। ये नमकीन होता है। रस संवेदी अभिग्राहक है, घ्राण संवेदी हो गया नाक, सूंघने के लिए, स्वाद कलिकाएं होती है स्वाद के लिए। अध्ययन ग्लोटोलॉजी कहलाता है। किस हड्डी से ये जुड़ा होता है, हायोइड बोन से ये जुड़ा हुआ होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भोजन देखकर मुंह में पानी आना स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। भोजन देखकर मुंह में पानी आना स्नायु संबंधी प्रक्रिया है, स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। भोजन से क्या है दोस्त मेरे, स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। भोजन देखकर पानी आना क्या है, स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। कौन संबंधी प्रक्रिया है दोस्त मेरे, स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। जल्दी से लिखो। ये जो अजीब में पीछे का भाग जो उभरा हुआ होता है उसको टॉन्सिल कहते हैं, उसी में टॉन्सिलाइटिस होता है। चलते हैं दोस्त मेरे हम लोग अगले की ओर, और अगला कहता है लार ग्रंथि। कौन ग्रंथि दोस्त मेरे, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि की अगर हम बात करें तो लार ग्रंथि तीन है। एक है सबलिंगुअल ग्लैंड, एक है सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड, और एक है पैरोटिड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड आप देख रहे हैं लार ग्रंथि कितने प्रकार के, कहेगा कितने प्रकार के, ये तीन प्रकार के होते हैं। कहेगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है। सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है दोस्त मेरे, सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा होता है पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ा कौन होता है, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। और सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा कौन ग्लैंड होता है दोस्त मेरे, सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो सबसे छोटा होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो सबसे छोटा होता है। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। लार ग्रंथि की अगर हम बात करें तो लार ग्रंथि कहेगा कितने होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो सबसे छोटा ग्लैंड माना जाता है, सबसे छोटा ग्लैंड माना जाता है। अब दोस्त मेरे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कान, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कान के नीचे कौन होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है। कान के नीचे कौन होता है दोस्त मेरे, पैरोटिड ग्लैंड। जीभ के नीचे कौन होता है, ये जीभ के नीचे, ये कान के नीचे है, ये कान के नीचे है, और ये जीभ के नीचे पाया जाता है, ये जीभ के नीचे पाया जाता है। और ई जो है निचला जबड़ा के नीचे पाया जाता है, जबड़ा के नीचे पाया जाता है, जबड़े के नीचे पाया जाता है। अब दोस्त मेरे अगर 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 हम बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड, सबसे छोटी सबलिंगुअल ग्लैंड। सबसे छोटी कौन दोस्त मेरे, सबलिंगुअल ग्लैंड। लार का पीएच कितना होता है, लार का पीएच अगर हम बात करें 6.6। लार का पीएच अगर हम बात करें दोस्त मेरे तो 6.6 होता है लार का पीएच। लार का पीएच कितना होता है, 6.6 के आसपास होता है। लार की अगर हम बात करें दोस्त मेरे तो इसमें अल्फा एमाइलेज और टाइलिन, नाम सुने हो, टाइलिन जो होता है, टाइलिन और अल्फा एमाइलेज पाया जाता है। अल्फा एमाइलेज पाया जाता है जिसका काम क्या है, इसका काम है स्टार्च का विखंडन, स्टार्च का विखंडन करता है, स्टार्च का विखंडन ये कर देता है। उसके बाद इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का नाम सुने हो,
लाइसोजाइम पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है, जो हानिकारक जीवाणु को मारता है, जो हानिकारक जीवाणु को मार देता है। लाइसोजाइम पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है। लेकिन अल्फा एमाइलेज जो ये आप देख रहे हैं, अल्फा एमाइलेज लार ग्रंथि से कम, अग्नाशय से ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पैरोटीड ग्लैंड में विषाणु के संक्रमण से गलसुआ हो जाता है। कि जो पैरोटीड ग्लैंड आप देख रहे हैं दोस्त मेरे, यहां पर विषाणु के संक्रमण से, विषाणु के संक्रमण, विषाणु किसके संक्रमण, विषाणु के संक्रमण से गलसुआ यानी मप्स हो जाता है। गलसुआ यानी मप्स हो जाता है, गलसुआ यानी मप्स हो जाता है। अब देख लो बढ़िया से, लार का पीएच 6.6, टाइलिन, टाइलिन पाया जाता है इसमें, टाइलिन अल्फा एमाइलेज, स्टार्च का विखंडन करता है, लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ होता है, जीभ के नीचे, और सब मैडिब्यूलर ग्लैंड जो होता है जबड़े के नीचे, और कान के नीचे होता है पैरोटीड ग्लैंड। सबसे बड़ा पैरोटीड ग्लैंड विषाणु के संक्रमण से गलसुआ हो जाता है, और सबसे छोटा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबसे छोटा कौन होता है दोस्त मेरे, सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा कौन होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लार के बाद, लार के बाद दोस्त मेरे हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रास नली पर। ग्रास नली की अगर हम बात करें, इसमें ग्रास नली में सबसे पहले तो पाचन नहीं होता। अब कहोगे पाचन कहाँ कहाँ नहीं होता, एगो ग्रास नली में नहीं होता, बड़ी आंत में नहीं होता, बड़ी आंत में नहीं होता, और लास्ट में जो आप मलाशय की बात करते हैं वहां नहीं होता है। इसमें क्रमाकुंचन विधि द्वारा जो है भोजन, क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन अंदर जाता है। ऐसे ऐसे जो हम लोग करते हैं, ये क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन जो है वो नीचे की ओर जाता है। पाचन तंत्र में इस भाग में पाचन नहीं होता है। कोई भी पाचन क्रिया कहां कहां नहीं होते, ग्रास नली में नहीं होती, बड़ी आंत में नहीं होता है, और मलाशय में नहीं होता है। अगला अगला अमाशय की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, अब ये अमाशय के ठीक ऊपर होता है ईसोफेगस। इसमें पाचन नहीं होता है। पाचन कहां कहां नहीं होता है, ग्रास नली, बड़ी आंत और मलाशय में। इसमें क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन नीचे जाता है। अब आ जाओ अमाशय। अमाशय की अगर हम बात करें, अमाशय सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा साइज का होता है, बड़ा लंबा नहीं, सबसे बड़ा होता है, और जे आकार का होता है। ये जो है, ये आप बड़ा और लंबा में डिफरेंस है। ये किस आकार का होता है, कहेगा ये किस आकार का होता है दोस्त मेरे, जे आकार का होता है, और थैली नुमा होता है। सबसे अधिक भोजन जो है इसी में रहता है सबसे अधिक समय तक, 3 से 4 घंटा भोजन इसी में रहता है, और मंथन की क्रिया इसी में होती है। जो पहली बार देखा था ब्यूमोंट ने, किसने देखा था दोस्त मेरे, ब्यूमोंट ने पहली बार मंथन होते हुए देखा था। ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर अमाशय जो है, ये जो अमाशय है आपका 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इससे HCl, पेप्सिन, पेप्सिन, HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है, और रेनिन निकलता है। रेनिन निकलता है, HCl, पेप्सिन और रेनिन निकलता है। HCl, पेप्सिन और रेनिन निकलता है। कभी कभी पूछता है दूध का पीला रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण। दूध का सफेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण, केसीन प्रोटीन के कारण। अल्सर जो होता है ना दोस्त मेरे, पेप्सिन के द्वारा जब आंशिक पाचन होता है अमाशय की दीवारों का, तब अल्सर होता है। जब आंशिक पाचन होता है ना पेप्सिन के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा जब आंशिक पाचन होता है अमाशय की दीवारों का, अल्सर तभी पाया जाता है। जब आंशिक पाचन होता है अमाशय की दीवारों का, तब अल्सर होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इसमें एंटा एसिड के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एंटा एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH हॉल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और NaHCO3 का उपयोग करते हैं। और एंटा एसिड दुर्बल क्षार होता है जो एसिडिटी को समाप्त कर देता है, जो एसिडिटी को क्या करता है, समाप्त कर देता है। ठीक है।
अगला 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 में चलते हैं दोस्त मेरे। कभी कभार जठर रस से क्वेश्चन पूछता है। जठर रस का नाम सुने हो? जठर रस की अगर हम बात करें, जठर रस की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो अम्लीय होता है। जठर रस जो होता है वो अम्लीय होता है। जठर रस जो होता है अम्लीय होता है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, और ये दिया हुआ है जठर रस के बारे में आप जान लीजिए। जठर रस जो होता है वो अम्लीय होता है। जठर रस जो होता है दोस्त मेरे, ये देखो, जठर रस पेट से HCl, पेप्सिन और रेनिन निकलता है। और यहां पर आप आओगे तो ये इसमें इसका पीएच मान 1.5 से 2.5 के बीच होता है, अर्थात अम्लीय होता है। पेट से एकमात्र अम्ल HCl निकलता है। और पेप्सिन के बारे में पूछा जाता है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। बाकी रेनिन के बारे में अभी हम आपको बता ही दिए। रेनिन के बारे में, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण, दूध का सफेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का पीला रंग कैरोटीन और केसीन प्रोटीन। छोटी आंत की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, छोटी आंत की अगर हम बात करें, यहां पाचन भी होता है एंड अवशोषण भी होता है। छोटी आंत में पाचन और अवशोषण दोनों होता है। एकमात्र जगह है जहां पर पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। कहां? छोटी आंत में। और छोटी आंत लंबा होता है शाकाहारी का, सेलुलोज पचाने के लिए। छोटी आंत लंबा होता है सेलुलोज पचाने के लिए। छोटी आंत की लंबा होता है किसको पचाने के लिए? सेलुलोज को पचाने के लिए। और ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत, शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, और हमेशा ध्यान रखना, शाकाहारी का जो छोटी आंत होता है वो लंबा होता है, और मांसाहारी का जो छोटी आंत होता है वो छोटा होता है। क्योंकि शाकाहारी को सेलुलोज पचाना पड़ता है। क्या पचाना पड़ता है दोस्त मेरे? सेलुलोज पचाना होता है। अगला अगला अगला, ये छोटी आंत में कुछ 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 निकलने वाले एंजाइम हैं। छोटी आंत में निकलने वाला ये एंजाइम है, ध्यान से देख लो। एगो इरेप्सिन पूछता है, एगो लाइपेज पूछता है। इरेप्सिन पेप्टोन को एमिनो एसिड में, और लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये दो गो पूछता है, बाकी को याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पचे हुए भोजन को छोटी आंत में किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? विलई के द्वारा। विलई क्या नाम सुने हो? विलई यानी विली जो होता है, VILLI, इसके द्वारा पाचक रस का अवशोषण होता है। विलई के द्वारा पाचक रस का अवशोषण होता है। एक होता है एल्बियोली। एल्बियोली फेफड़ा में होता है, जो गैसों का आदान प्रदान करता है। एल्बियोली फेफड़ा में होता है, जो गैसों का आदान प्रदान करता है। अब पाचन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, ध्यान से देख लो। पहले हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को ग्रहण करते हैं। पहले हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन को मुख द्वारा शरीर में लिया जाता है। उसके बाद हम लोग पाचन करते हैं, यानी जटिल को सरल में तोड़ते हैं, पाचन। उसके बाद हम लोग अवशोषण करते हैं, विली द्वारा, जो छोटी आंत के द्वारा अवशोषण करते हैं। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन कहते हैं। ये रक्त में जो है भोजन रस को फिर मिला देते हैं, और उसके बाद मल त्याग हो जाता है। उसके बाद मल त्याग हो जाता है, यानी बाहर कर देते हैं। उसके बाद दोस्त मेरे मल त्याग होता है, अपचित भोजन को बाहर। देखो, पहले हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं, खाते हैं। उसके बाद पचाते हैं, फिर उसका रस अवशोषित करते हैं। उसके बाद रक्त जो होता है में मिलाते हैं भोजन रस को, उसके बाद मल का त्याग कर देते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताओ सबसे ज्यादा रीजनरेशन कहां होता है? यकृत में। सबसे ज्यादा यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी जो होता है वो यकृत का अध्ययन कहलाता है। 1.5 kg, लगभग 1500 ग्राम का लीवर होता है। लीवर मनुष्य का 1500 ग्राम का होता है। पित्तरस का स्राव करता है। पित्तरस जमा कहां होता है? पित्ताशय में। पित्तरस का काम क्या है? वसा का पाइसीकरण करना। वसा का क्या करना? पाइसीकरण करना। कभी कभी दोस्त मेरे ट्रिप्सिन के बारे में पूछता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल, एमाइलेज, स्टार्च को ग्लाइकोजन में, माल्टोज में, लाइपेज वसा को वसी अम्ल में, ये सब पूछता है क्वेश्चन कभी कभी। बाकी दोस्त मेरे बाकी चीजें आप अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से किसका स्राव होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया, जॉन्डिस, यकृत। उल्टी मेडुला ऑब्लंगेटा से। उसके बाद आपको पूछेगा मधुमेह इंसुलिन के कारण। मधुमेह किसके कारण? इंसुलिन के कारण होता है। तो दोस्त मेरे हमने लगभग 5 चैप्टर आपका कवर किया। सेल
टिश्यू, उसके बाद रिप्रोडक्शन, 4 चैप्टर, सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन और डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने आपका कवर किया। जिनका एग्जाम है उनको हमारे तरफ से गुड लक है, गुड लक है। पढ़ोगे दोस्त मेरे तभी तो हर काम होगा। फाइनली एकमात्र उपाय है पढ़ना। ये जो भर दिन है ही वीडियो हो वीडियो, रेलवे ने ये कर दिया, रेलवे ने वो कर दिया, देखने से आपका रिजल्ट कभी नहीं होना है। फाइनली पढ़ने से ही आपका काम होना है। जिनका 13 तारीख को एग्जाम है गुड लक, जिनका नहीं है वो हमसे मिलिए 13/2/2026 को रात 10 बजे, रात 10 PM में हम आपसे मिल रहे हैं। 13/2/2026 को रात 10 बजे हम कंप्लीट आगे के एग्जाम्स जिसके हैं वो उस दिन के आधार पर जो उचित हो पाएगा वो चीजें हम आपको जरूर गाइड करेंगे। 13/2/2026 रात 10 बजे, और कोशिश करेंगे सटीक गाइड आपको कर पाए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और ये 6 दिनों में आपका अनुभव हमारे साथ अगर अच्छा रहा तो आप जरूर एक बार हार्ट भेजिए। हमने अपने तरफ से दोस्त मेरे पूरी मेहनत की और अच्छे अच्छे कंटेंट्स जो है आपको बनाकर इस टाइप से करवाने की कोशिश की कम समय में। और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छा एंजॉय किए होंगे इस 6 दिन को। 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो। पूरा तो पढ़ाना 1 साल का कोर्स है, लेकिन हम मिनिमम समय में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छी चीजें लिख सकते हैं ताकि हमारा भी हौसला वर्धन हो और हम भी आगे आपकी और मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।